हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 10वीं की गणित की क्लास है और 10वीं की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने 1.1, 1.2 और 1.4 कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हमें 1.3 कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो आज की क्लास में हमें करने हैं। तो देखो, जो आज का टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण। मतलब यहाँ पे हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपरिमेय संख्या के बारे में लिखा है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले ये डिस्कस करेंगे। फिर एक परिमेय है, हमें इस परिमेय को पढ़ना है कि ये परिमेय क्या है। उसके बाद हमें सीखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है और सहअभाज्य संख्या क्या होती है। और उसके बाद हमें इसमें ये सिद्ध करना सीखना होगा कि कैसे एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। वह संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो सारी अपरिमेय नंबर होते हैं। जैसे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है हमारे पास। फिर आप रूट 3 को लोगे, ये भी अपरिमेय है। रूट 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं होती क्योंकि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का आप रूट निकाल सकते हो, तो इसलिए वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो हमारे पास रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 6 अपरिमेय संख्या है। रूट 7 अपरिमेय संख्या है। रूट 8, रूट 9 नहीं है क्योंकि रूट 9 क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। तो रूट 10, ऐसे ही करते करते हमारे पास बहुत सारी अपरिमेय संख्या है। मतलब हमारे पास अपरिमित रूप से अपरिमेय संख्या है। अब इनमें से मैंने कुछ नंबर नहीं लिखे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखा कि रूट 1, मैंने यहाँ नहीं लिखा कि ये भी तो अपरिमेय हो सकता है। मैंने यहाँ पर रूट 4 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे रूट 9 नहीं लिखता। तो मुझे पता है एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का जो रूट होता है वो होता है 1, 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट क्या होता है? 3। तो इस तरह इनके रूट हट जाते हैं। और मतलब हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इनके नीचे 1 लगा के इनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, और जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो एक अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो हमने ये देखा, जितने भी ये रूट की संख्या सारी क्या है? अपरिमेय। क्या सारी अपरिमेय संख्या ऐसे दिखती है? नहीं। कुछ अपरिमेय संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से बनती है। जैसे हमने जब हम 9th क्लास में हम बेसिक कैलकुलेशन सीखते थे कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को कैसे हम जोड़ते हैं। तो हमें पता है, अगर एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ो तो जो आंसर आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसी संख्या भी अपरिमेय होती है। तो और कैसी संख्या हो सकती है? अगर मैंने कोई परिमेय संख्या लिखी, उस गुना में मैंने एक अपरिमेय लिख दिया और उसके प्लस में मैंने कोई परिमेय संख्या लिख दी। तो मतलब किसी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय गुना करो और जोड़ो तो वो भी क्या आती है? एक अपरिमेय संख्या आती है। जैसे मैंने यहाँ जोड़ा हुआ था, अगर मैं यहाँ घटा देता कि रूट 7 में से आप घटा दो, रूट 7 में से आपने 3 घटा दिए तो ये भी क्या हो गया? एक अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय को जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई करने पे भी हमें क्या मिलती है? हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। तो हम कह सकते हैं जितनी ऐसी संख्या होती है ये भी अपरिमेय होती है, ये संख्या भी हमारी अपरिमेय होती है। एक संख्या और है, आपको पता होगा, पाई। पाई भी अपरिमेय। अब हम पाई का जो मूल रूप देखते हैं, कभी कभी बुकों में देखते हैं 22/7 होता है, बट 22/7 हमारी परिमेय संख्या के रूप में तो लिखा है वो, बट अगर उसका हम दशमलव रूप देखें तो वो उसका दशमलव रूप क्या होगा? पॉइंट में आता है। तो पॉइंट में भी 3.14 लिखते हो, तो वो हमने अप्रोक्स वैल्यू लिया हुआ है। तो कभी भी आप पाई की वैल्यू अगर देखोगे तो पाई की वैल्यू का जो दशमलव रूप होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब वो कभी खत्म नहीं होता और उसका कोई रिपीटिशन भी नहीं होता। इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं? एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इनके जो दशमलव रूप है, अगर हम दशमलव रूप की बात करें तो जैसे कि अगर आप दशमलव रूप देखो, मैंने एक दशमलव रूप लिया 2, फिर मैंने यहाँ लिखा 10, फिर 10 के बाद 100 लिख दिया, फिर इसमें 30,000 लिख दिया, फिर 10,000 लिख दिया। तो इस तरह से जो दशमलव रूप लिखे रहते हैं, तो देखो इसका मतलब क्या है? ये अशांत है। अशांत मतलब कभी ये खत्म नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर कोई रिपीटिशन नहीं है। मतलब 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो रिपीटिशन नहीं है। तो यहाँ पे बार भी नहीं लगे, तो ये अनावर्ती हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक अशांत अनावर्ती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के कई रूप हैं, जैसे कि ये रूट वाले, ये वाला रूप भी अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, और ये दशमलव रूप भी क्या है? अपरिमेय। तो आज की जो क्लास होगी, हमें ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ना है जो इस रूप में होती है और जो इस रूप में होती है। ये तो हमें बस बेसिक नॉलेज को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे परिमेय संख्या हो सकती है हमारी। तो ये सारी क्या थी?
अपरिमेय संख्या। अब आते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। आज हम की क्लास में, आज की मेन क्लास में आज हमें ये सीखना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि अभी हमने देखा कि ये सारी अपरिमेय संख्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमें यहाँ सिद्ध करना होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इनको सिद्ध करके दिखाना है कि ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 5√3 + 2 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें यहाँ सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए पहले। अगर वो चीजें हमें पता है तो इन क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से कर लेंगे, और एग्जाम में ये हमेशा आता है। कम से कम ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए ये एक्सरसाइज मैंने लास्ट में कराई थी। इससे पहले एक्सरसाइज मैंने सारी जल्दी जल्दी करा दी थी कि आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ। तो हम यहाँ पे आएंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आराम से करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने एक परिमेय लिखी हुई है, तो ये परिमेय क्या कहती है, ये परिमेय कहती है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या। p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है, यदि p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि कोई संख्या है स्क्वायर में, उसको p विभाजित कर रही है। अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है अभाज्य संख्या। तो मैं एक बार अभाज्य संख्या के बारे में बता देता हूँ दोबारा से। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक और अपने से भाग हो, वह संख्या जो एक और अपने से भाग हो। अब देखो, ये संख्या मैंने लिखी हुई है, ये 100 तक है। इसके अलावा बहुत सारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। मैंने 100 के अंदर 25 अभाज्य संख्या लिखी है। तो देखो, इन संख्याओं के बारे में देखोगे, ये जितनी भी संख्या लिखी है मैंने, ये सारी सिर्फ अपने से भाग होती है। जैसे 2 है, 2 अपनी टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 5, 7, 11, 13, 17, 41, ये सारे क्या है, अपनी टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। और 1 की टेबल में आते हैं, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ अपनी संख्या से डिवाइड हो और किसी से ना हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है p क्या, एक अभाज्य। तो p इनमें से कोई एक संख्या हो सकता है, p इनमें से कोई एक संख्या हो सकता है। और a² को ऐड कर, तो a क्या है, धनात्मक संख्या है। a क्या है, कोई धनात्मक संख्या। तो मैं इसको एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरम कभी नहीं आती, खाली इसका यूज होता है क्वेश्चनों के अंदर, इसलिए ये थ्योरम डिस्कस करना जरूरी है। तो देखो, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं कि 9 का स्क्वायर ले लो, इसको आप 3 से डिवाइड करना है। तो देखो, 3 एक अभाज्य संख्या है, मैंने बोला ना p क्या एक अभाज्य संख्या। तो मैं p किसे बोल रहा हूं, मैं 3 को क्या बोल रहा हूं, ये मेरा p है। और a², ये जो a² लिखा, तो ये लिख लो 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर 3 से भाग होगा, तो p इसके विदाउट स्क्वायर को भी भाग करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। क्या ये 3 से भाग हो जाएगा? तो आपने 3 के टेबल से भाग करके देखा, तो 3 दूनी 6 हुए, 2 बचा और 3 सत्ते 21, मतलब ये भाग हो गया। मतलब 9 का स्क्वायर 3 से भाग होगा। तो आगे क्या लिखा था कि a भी p से भाग होगा, मतलब a क्या था, a था हमारा 9, तो 9 भी 3 से भाग होगा। तो यहाँ करके देखा, 3 से ये भाग हो गया, 3 3 9, बिल्कुल हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिमेय हमें क्या बताती है, ये परिमेय हमें ये बताती है यदि कोई संख्या का वर्ग है, वो p से भाग हो रहा है, एक अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है, तो अगर उसके ऊपर वर्ग हटा दिया जाए और फिर भाग करा जाए, तो तब भी वो संख्या भाग हो जाएगी। तो ये परिमेय हमें ये बताती है। तो आगे जाके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें वहां पे यूज होंगी। तो हमें ये परिमेय पता होनी चाहिए कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है, तो उस संख्या का अगर वर्ग ना करें तभी वह भाग होगा। ठीक है, तो ये थी परिमेय जो हमें पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी क्या होती है, वह संख्या जो सिर्फ अपने से भाग होती है और एक से भाग होती है, वो सारी अभाज्य संख्या होती है। इनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने एक्सरसाइज 1.2 में भी डिस्कस करा था, जब हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था। अब यहाँ क्या लिखा है, सहअभाज्य संख्या, ये भी वहां सीखेंगे। जब मैं आपको अपरिमेय कराऊंगा तो मैं वहां भी सहअभाज्य बोलूंगा। अब देखो, यहाँ लिखा है सहअभाज्य और यह लिखा है अभाज्य संख्या, तो इसमें और इसमें अंतर है। ठीक है, इसमें सहअभाज्य मतलब यहाँ 2 संख्या की बात हो रही है, ये खाली अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है, 2 संख्याओं के जोड़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ क्या करें, जब 2 संख्याओं का HCF 1 हो, हम HCF सीखा था हमने निकालने पीछे, तो HCF निकालते जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना है। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो जब 2 संख्याओं का HCF 1 हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या, उन्हें बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। उदाहरण देखते हैं, उसका उदाहरण देखो। मैंने एक उदाहरण लिया कि मेरे पास एक संख्या है 4, इसके मैंने गुणनखंड करे 2 गुना 2,
मेरे पास ये संख्या है 9, मैंने इसके गुणनखंड करे 3 गुना 3, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो हम मान लेंगे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, क्योंकि 1 गुना करने पे किसी नंबर पे कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना आ गया? इनका एचसीएफ कॉमन आ गया, एचसीएफ आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 9 कैसे हैं? 4 तथा 9 क्या है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक होता है सहअभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पहले हमें डिस्कस करना जरूरी है। हम सीधे एक्सरसाइज में भी आ सकते थे कि सीधे एक्सरसाइज 1.3 करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, बट उसमें जो बीच में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो फिर वो हमें बीच डाउट आता है कि ये चीज क्या है। तो हमें अगर उसकी नॉलेज पहले से होगी तो हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले मैंने आपसे अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसके बाद मैंने डिस्कस करा कि अगर कोई संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाग होता है तो अगर हम उसका वर्ग हटाएं तब भी भाग करें तो तब भी भाग होगा। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो और उनका एचसीएफ कुछ भी रहा है, मतलब कॉमन कुछ भी कॉमन ना है, वहां पे एचसीएफ 1 आए। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। तो इन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं प्रश्नावली 1.3। तो अब ये है प्रश्नावली 1.3। अब यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन, छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, जल्दी से हो जाएगी। तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर तीसरा भी है, सिद्ध कीजिए निम्न की संख्या अपरिमेय। मतलब हमें इन तीनों क्वेश्चनों में क्या दिखाना है? अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो कैसे करेंगे? देखो, मैंने अभी बताया था पीछे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और मैंने बताया था कि किसी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करो या ऐड करो तो वो भी एक अपरिमेय संख्या आती है। और ये भी कुछ ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो ये सारी की सारी एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या है, मतलब कैसे करेंगे, सिद्ध करेंगे? तो देखो, हमें जैसा कि पता है कि हमारे पास दो तरह की संख्या होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय दे रखी है। तो अगर हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। विपरीत मतलब इसको मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, और फिर उसमें कुछ हमारी कैलकुलेशन होती है, वो करते हैं। तो उसके बाद जो हमारी जो कैलकुलेशन निकलती है तो हम उसे कह सकते हैं कि जो कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो हमारी मानने की जो कल्पना है वो गलत है, इसलिए ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमें इसमें वही करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इस संख्या को अपरिमेय दे रखा है, इसे परिमेय मान के करेंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जब हल करोगे तो क्या हम इसके, तो हम हल में क्या लिखेंगे? माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और क्या मानेंगे? ये लिखेंगे तथा a और b दो पूर्णांक होंगे। ठीक है, देखो भाई, हमने इसे एक परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में होती है या a/b के रूप में होती है। तो मैंने ये लिखा है कि जो √5 एक परिमेय संख्या है तो a और b दो पूर्णांक होंगे, क्योंकि इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसे, अब आपने इसे बोला कि ये एक परिमेय संख्या, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में आ जाएगा, a/b के रूप में लिख सकते हो। अब a/b के रूप में है तो ये हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, और a और b दो पूर्णांक है। बट ये दोनों पूर्णांक होंगे कैसे? ये होंगे सहअभाज्य। a तथा b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य क्या होते हैं भाई? सहअभाज्य वो होते हैं जब a और b का एचसीएफ कितना होता है? a और b का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सहअभाज्य है, मतलब हमारा एचसीएफ 1 है। तो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, कि हमने इसे पहले परिमेय माना और a और b को क्या माना? सहअभाज्य माना, मतलब एचसीएफ 1 माना। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है या कैंसिल हो रहा है। तो अब आगे कैसे करेंगे इसमें? अब सबसे पहले क्या करोगे? दोनों तरफ आप करोगे वर्ग, क्योंकि रूट है, हटाने के लिए वर्ग करने पड़ते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या करोगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो वर्ग करोगे तो क्या होगा, ये √5 है, इसका वर्ग करना है हमें, और ये a/b है, इसका भी वर्ग करना है। तो इसके वर्ग से ये कट जाता है, आपको पता है। तो क्या बचा, a² और b²। ये हो गया आपका। अब आप इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5b² = a², और 5 को इसका डिवाइड में भेज दो a² के। अभी अभी मैं पीछे एक परिमेय मैंने आपको बताया था, जो यहाँ परिमेय मैंने लिखी थी अभी पीछे, बिल्कुल ही यहाँ परिमेय क्या लिखी थी कि अगर a² को किसी अभाज्य संख्या से भाग किया जाए, तो देखो a² किससे भाग किया जा रहा है, 5 से भाग किया जा रहा है, तो इसका a भी 5 से भाग होगा। तो अब हम वो लाइन लिखेंगे क्या कि अब ये देखो, इसे ना हम समीकरण 1 देते हैं, हम आगे अब लिखेंगे। अब देखोगे दोनों की एक परिमेय को जो अभी मैंने बताया था, तो क्या लिखोगे, 5a² को विभाजित 5a² को विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है, तो क्या होगा, इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब यहां देखो मैंने वही परिमेय लिख दी जो परिमेय थी। अब यहां मुझे a² नहीं पता क्या है, तो हम मान चलते हैं कि a² 5 से भाग हो रहा है, तो a 5 से भी भाग होगा, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। तो ये उस परिमेय के, हमने उस परिमेय को यहां लिख दिया कि इस कंडीशन से यहां आ गए। तो इससे क्या पता लगता है, फिर हमने एक पढ़ी थी अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या कहती है कि जो a कोई संख्या है, अगर इसके कोई गुणनखंड है और वो से भाग हो रहा है, उसके मतलब अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं उसके, तो ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड है और ये इससे भाग हो रहा है, मतलब तो मतलब ये इसका एक गुणनखंड हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 5a का एक गुणनखंड है। तो कैसे लिखोगे, आप दोबारा मानोगे, माना a बराबर क्या मान दोगे, a बराबर मानोगे 5, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। अब भाई a के गुणनखंड 2 हो गए, मतलब एक तो 5 है और एक मैंने c मान लिया, तो a के जो 2 गुणनखंड है वो 5 है और ये c है। 5 कैसे पता चला, क्योंकि 5 से वो भाग हो रहा है, तो एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड c है। अब क्या करो, a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो a का मान समीकरण 1, ये ना समीकरण 1, a का मान यहां रख दो, तो क्या मिलेगा, 5b² बराबर, अब a की जगह रख रहे हो 5c, तो ये हो गया 5c का स्क्वायर, तो ये हो गया 5b² और ये हो गया 25c²। अब ये 25 कहां जाएगा, 25 जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया इसके डिवाइड में 25, तो ये हो गया c², तो ये 5 के टेबल से कट गया, तो ये हो गया b² / 5। तो देखो ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट फिर दोबारा से नहीं आ गई, a² / 5 और ये होगी b² / 5। तो अब फिर से क्या लिखोगे, 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। तो यहां देखो, अब एक चीज देखो, यहां पर हमने क्या देखा, तो इससे क्या पता लगा, 5b का भी गुणनखंड है। अब यहाँ पे b का भी गुणनखंड 5 है, a का भी गुणनखंड 5 है, तो हमें एक रफ आइडिया देखते हैं कि भाई जो a है इसका एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड c है, b का एक गुणनखंड 5 है क्योंकि यहां से पता लग गया, और एक गुणनखंड मान लो d है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5, और इसका एचसीएफ कितना निकल रहा है, इसका एचसीएफ निकल रहा है 5। बट हम शुरू से हम क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि a और b का तो एचसीएफ 1 है। अब हमने ए बी का एचसीएफ 1 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे इतना हल करने के बाद क्या आ रहा है कि एचसीएफ 5 आ रहा है यहाँ तक। तो ये क्या है, मतलब ये क्या है, तो ये एक विरोधाभास पैदा कर रहा है। विरोधाभास क्या हो रहा है, मतलब जो हमने ये परिमेय संख्या ली है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है, हमने इसे परिमेय मान के चल रहे हैं। तो अगर हम इसे परिमेय मान के चल रहे हैं और जितनी कैलकुलेशन हो रही है वो सारी क्या आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एक विरोधाभास दे रहा है कि भाई यहाँ पे एचसीएफ 1 है और यहाँ एचसीएफ 5 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो ये परिमेय संख्या हम लेके चल रहे हैं, ये एक जो हमने इसकी कल्पना की है कि ये परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत है। तो हम अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अब a तथा b का HCF 5 है, HCF 5 है, लेकिन a और b कैसे थी, सहभाज्य, लेकिन a तथा b सहअभाज्य
संख्या थी। भाई ए और बी क्या थी, सहभाज्य संख्या थी। तो हम अब ये कह सकते हैं कि हमारी की गई कल्पना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम किसी भी एक ऐसी संख्या को जो सिंगल हो, जैसे कि √2, √3, जैसे मैंने यहाँ √5 कराया, तो आप इसी √2 ले सकते हो, √3 ले सकते हो, √7 ले सकते हो। तो जो भी सिंगल डिजिट या 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, या 3 डिजिट नंबर जितने भी रूट के अंदर होंगे वो सारे ऐसे कैसे होंगे, सारे के सारे ऐसे होंगे। तो एग्जाम में √2 आ सकता है, √3 आ सकता है। तो सबका तरीका क्या होगा, आपको इसको हल करने के लिए जैसे कि क्वेश्चन आएगा तो हम लिखोगे माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या तथा ए और बी क्या है, यहाँ पे 2 पूर्णांक है। फिर आप लिखोगे √5 बराबर a/b है और a और b हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या। अब हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हल कैसे करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप वर्ग कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। 5 को डिवाइड कर देना, तो ये हमारी जो परिमेय थी उससे हमने क्या लिखेंगे कि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। इससे क्या पता लगता है कि a का एक गुणनखंड 5 है और a गुणन c है। अब a का मान फिर क्या करोगे, a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान है समीकरण 1 में रख दिया, तो हम यहाँ पहुंच जाओगे। इसका वर्ग करोगे, 25 को डिवाइड भेजोगे, दोबारा से ये आ जाएगी। हम कह सकते हैं 5b² को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 5b को भी करेगा। तो इससे और इससे हमें क्या पता लगा कि a का गुणनखंड भी 5 है, b का गुणनखंड भी 5 है, दोनों का ऐसे 5 आ रहा है, बट हमारे तो ये सहभाज्य था। हम कह सकते हैं कि अब जो एचसीएफ है वो 5 है, लेकिन a और b कैसी थी, सहभाज्य थी। तो हमारी की गई कल्पना क्या है, गलत है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं जो सिंगल वाले होते हैं। तो अब आप इसके साथ ही जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है आप इसका √2 का भी कर सकते हो, √3 का भी कर सकते हो, √7 का कर सकते हो, √6 का कर सकते हो, √11 का कर सकते हो। मतलब जो भी ऐसे हैं जो सिंगल, जिनके प्लस माइनस में कुछ ना हो, जिनके प्लस माइनस में कुछ ना हो, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ऐसे ही होंगी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अभी जो मैंने ये क्वेश्चन कराए सिंगल वाले कराए, इनको करने का तरीका अलग होता है और ऐसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका अलग होता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक तरीका तो ये आ सकता है कि पहले √5 को दिखाओ कि ये अपरिमेय है और फिर उसके बाद इसको दिखाओ। अगर एग्जाम में सीधे ही आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय है, तो इसको कैसे करेंगे। तो मैंने पहले लिख रखा है कि हल में तो वही लिखेंगे, माना इसके विपरीत ये एक परिमेय संख्या है और a और b क्या है, 2 पूर्णांक है। इतना तो सेम ही करोगे आप। फिर जब इसके बाद यहाँ पे आओगे तो क्या लिखोगे कि 3 + 2√5 बराबर क्या हो गया, a और b हो गया। और अभी भी a तथा b क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इतना तो हम उतना वैसा ही करेंगे जैसे हमने पीछे करा था। ठीक है, अब देखो 3 + 2√5 बराबर a/b है। अब इसमें वो जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जो स्टेप फॉलो करे थे वो फॉलो नहीं करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इनमें जो रूट है उसको वहीं छोड़ देना है, रूट को आपको लेफ्ट में छोड़ना है। उसके साथ जो भी संख्या है जो परिमेय संख्या है, उन परिमेय संख्याओं को आप राइट हैंड साइड में लेके आओगे। कैसे लेके आओगे, देखो जैसे देखो ये पहले इसके साथ में है तो ये तो बाद में, पहले 3 आएगा तो पहले 3 उधर भेज दो, तो ये हो गया 2√5 बराबर a/b और ये 3 इधर आके क्या हो गया, -3 हो गया। अब इसको हल कर लो एलसीएम लेके। तो देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे लोगे भाई, कैसे एलसीएम लोगे, b को भाई देखो b और 1 इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये इनका एलसीएम आएगा, तो ये हो गया b, ये एलसीएम आ गया। अब b को b से करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर खाली a आएगा, और a को b से डिवाइड करोगे तो b आएगा, और b को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3b। तो इस तरह से आप यहाँ कैलकुलेशन कर लोगे। अब बचा 2, अब 2 गुना में तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो ये हो गया ये हो गया √5 बराबर a - 3b बटे में 2b। तो ये देखो हमें इसमें ऐसे ही हल करना है। इन क्वेश्चनों में जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें उसमें ऐसे हल करना है, उसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले क्या करोगे भाई, मानोगे कि एक परिमेय संख्या है तो ये a/b के इक्वल होगा। अब इसमें क्या करना है, √5 को छोड़कर जो भी संख्या इसके साथ होंगी वो सारी राइट हैंड साइड भेज दो। जैसे पहले ये 3 आया तो पहले ये 3 इधर आ गया, फिर एलसीएम ले लिया, इसको मतलब थोड़ा सॉल्व कर लो कि कैलकुलेशन दिक्कत ना हो, फिर ये 2 को नीचे भेज दो। इसके बाद क्या होगा देखो,
इसके बाद आपको पता है कि रूट 5 क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी हमें पता था, एक अपरिमेय संख्या है। और आपको ये पूरा क्या, देखो a और b पूर्णांक है, 2 और 3 भी परिमेय संख्या में होती है, तो इन सबको मिला के क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। मतलब ये आपका एक पूरी परिमेय संख्या है। तो क्या लिखोगे, a माइनस 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है। तो भाई हमने अभी क्या दिखाया कि भाई एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, क्या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो हम क्या देंगे कि नहीं, ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। तो अगर ये बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मानी गई मान्यता गलत थी। तो हम क्या कहेंगे, हमारी मानी गई मान्यता या हमारी की गई कल्पना, आप वो भी सकते हो कि हमारी की गई कल्पना गलत है, या हमारी मानी गई मान्यता गलत है अतः कितना, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करते हैं। अब देखो एग्जाम में 2 तरह क्वेश्चन आएंगे, एक तो वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं जैसे मैंने पीछे बताया, बस वहां नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जैसे ये लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 2 7 रूट 5 1 बाय रूट 2, तो इनको इसी तरह से करोगे आप। ठीक है, ये होगा तो इस क्वेश्चन में अगर ये होता तो खाली एक ही स्टेप हो जाता, क्योंकि 7 इधर आता तो ये परिमेय बन जाती, ये अपरिमेय बन जाती, फिर आपका हल हो जाता। इसमें 6 को माइनस से भेज देंगे, खाली 6 को माइनस से भेज देंगे, फिर यहाँ पे हल कर देंगे और ये आ जाएगा रूट 2 और ये आ जाएगा, तो ये भी अपरिमेय। इसमें क्या करोगे, अब ये इसकी तरह भी हो सकता है, ये रूट 2 की तरह हो सकता है कि इसमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा फिर वर्ग करना होगा। तो ये क्वेश्चन इस वाले की तरह भी हो सकता है, इस वाले की तरह, इसमें रूट था, इसमें 1 बाय रूट 2 आएगा, फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दोगे। तो ये क्वेश्चन है आपके अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमेशा 4 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आप इन्हें पहले कॉपी में खुद करें, फिर इन क्वेश्चनों को जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक पिछली क्लासों की कोई वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि आपने 1.1, 1.2 या 1.4 की कोई वीडियो नहीं देखी है, तो ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके दे सकते हैं, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।